पूरे देश के पेंशनर्स आज मनोज सुराजी आपसे मुखातिब होकर एक ऐसी बात करने जा रहा है, एक ऐसी बड़ी बात कहने जा रहा है कि अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो पेंशन से जुड़े हुए सारी आपके जो डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप आज के बाद समझ जाएंगे कि अपना रास्ता क्या है, असली रास्ता क्या है। देश में EPS 95 के पेंशनर्स की मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, OPS की मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, मैं लगातार सैनिकों की आवाज उठा रहा हूँ, OROP की आवाज उठा रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो अपने मायने में खास है क्योंकि ये सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चाहे वो हमारे देश के सैनिक हो, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पेंशन के लिए, चाहे हमारे देश के सरकारी कर्मचारी हो, उनको पेंशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और चाहे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम किया या जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, सरकार से जुड़े हुए संस्थानों में काम किया है, जो EPS 95 से जुड़े हुए थे, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इन सब का प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। हम EPS 95 की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि फॉर्मूला क्या हो, फॉर्मूला क्या हो, तो आज उसका भी मैं आपको संकेत दूंगा। आज साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दूंगा कि EPS 95 वाले क्या करें। तो आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है और ये बनती है देखना। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं, क्योंकि वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक विषय पर बात करेंगे, तो सबसे पहले आज वीडियो की पूरे की कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं कि वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जिससे आप इसको आराम से समझ सकें। और पूरी वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है कि हर शब्द में, हर लाइन में कुछ ना कुछ संदेश है। और बहुत गहरी बात करूंगा मैं, आज नीति की बात करूंगा, मैं पेंशन की बात करूंगा, पेंशन क्यों चाहिए और पेंशन में क्या सुधार चाहिए और कितनी पेंशन चाहिए, इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं कंटेंट बता दूं कि क्या क्या बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे पेंशन क्यों चाहिए, उसके बाद हम करेंगे अलग अलग तरह की पेंशन क्यों, उसके बाद हम बात करेंगे OPS की, हम बात करेंगे NPS की, हम बात करेंगे EPS 95 की, हम बात करेंगे UPS की, और हम बात करेंगे OROP की। हम बात करेंगे कि डिफाइंड बेनिफिट क्या होता है और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाली पेंशन क्या होती है। दो तरह की कैटेगरी की पेंशन होती है, इसके विषय में बात करेंगे। हम भी ये बात करेंगे कि रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए। हम इस विषय पे बात करेंगे कि पेंशन क्यों बनती है सरकारी बोझ। सरकार कहती है कि भाई पेंशन का बहुत बड़ा बोझ हो गया हमारे ऊपर। हम इस पे भी बात करेंगे कि पेंशन आपदा है कि जिम्मेवारी है। हम ये भी बात करेंगे नई नौकरी देने का दबाव क्यों। हम बात करेंगे कि कांग्रेस EPS 95 पेंशन क्यों लाई। हम बात करेंगे BJP क्यों लाई NPS। हम बात करेंगे BJP क्यों लाई अग्निवीर। हम बात करेंगे सेना के विषय में, OROP के विषय में कि OROP क्यों नहीं हो पा रहा या क्यों नहीं ढंग से उसके बार बार OROP के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को। हम बात करेंगे पेंशन के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की। हम बात करेंगे कि ये जो भारतीय परिवार होता है इससे सरकार को क्या सीखना चाहिए। हम बात करेंगे कि कहां पर ज्यादा हम बात करेंगे कि सरकार इसका समाधान क्या है। जो ये पेंशन की विसंगतियां हो रही हैं, पेंशन से जुड़ी हुई जो समस्याएं बार बार हो रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, बहुत कम पेंशन मिल रही है, या पेंशन के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है तो हम उन सरकार उसका समाधान क्या है, हम उस पर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि सरकार क्या करे, और अंत में हम ये बात करेंगे कि हम और आप क्या करें। तो बहुत डिटेल में ये वीडियो है, बहुत बड़ी ये वीडियो होने वाली है। हाँ, इसमें हम ये भी बात करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि EPS 95 की मुद्दा मैं बहुत ज्यादा उठाता हूं, तो EPS 95 का सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा सरकार को कि EPS 95 पेंशन का सॉल्यूशन हो जाए, कैसे उनको राहत मिले, क्योंकि सबसे नीचे दबे हुए वही हैं। सबसे कम अगर किसी को पेंशन मिल रही है देश के अंदर तो EPS 95 पेंशनर्स को मिल रही है, जो करीब 80 लाख से ज्यादा है। तो हम उनकी भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर एक एक बात को विस्तार से बात करेंगे और पूरी तरीके से हम बात करेंगे जब तक कि आपको पूरी तरह समझ में ना आ जाए।
ये वीडियो बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो लोग जिनके पास पेशेंस है, जो सचमुच कुछ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पेंशन का गड़बड़ झाला हल करना चाहते हैं, वो इस पर जरूर अपनी राय दें, कमेंट दें। और कमेंट के अंदर जो मैं पूछूंगा उसमें आज कमेंट के अंदर आपको यस या नो करना है। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो यस करेंगे, और मेरी बात से अगर असहमत होंगे तो नो लिख देना आप, जिससे मुझे पता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी एक ऐप है मिनी संसद, तो मिनी संसद ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बात करूंगा, आपको कुछ सजेशन देना है तो उसमें आप रजिस्टर्ड करके सजेशन मुझे भेज दीजिए, जिससे मैं पेंशन के रिफॉर्म के लिए जो बिल की बात कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं, कानूनी प्रावधान की बात कर रहा हूं, वो कर पाऊं। कैसे करोगे आप रजिस्ट्रेशन? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मिनी संसद लिखिए। कैसे लिखेंगे मिनी संसद? स्पेलिंग में बोल देता हूं, विदाउट स्पेस के मिनी संसद लिखना है, MINISANSAD। मिनी संसद लिख देंगे, ऐप ऊपर ही आ जाएगी। लोगों में MS लिखा होगा, आप उसको इंस्टॉल करिए, उस पर रजिस्टर्ड करिए और सुझाव में मुझे भेज दीजिए कि क्या होना चाहिए, जिससे कि हम अपने को और परिष्कृत कर सकें और बेहतरीन कर सकें और पेंशन का मुद्दा देश से एकदम हल कर सकें। पूरे देश के पेंशनर इस समय परेशान हैं। और चलिए, इंट्रो हुआ, अब बात विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न था कि पेंशन क्या है। तो पेंशन एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपको उस समय मदद करता है जब आप उस काबिल नहीं रहते कि आप कुछ काम कर पाएं। क्योंकि आप जिसके लिए काम करते हैं, जिस व्यवस्था के लिए काम करते हैं, जिस सरकार के लिए काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, आप पूरी जिंदगी उनको देते हैं अपनी, और उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? जब आप काम करने लायक ना रहें तो वो आपकी देखभाल करें। आप जो कमाते हैं उससे थोड़ा कम ही मिले, लेकिन आपको अश्योर्ड गारंटी मिले कि आपके बुढ़ापे में आपको पैसे की तकलीफ नहीं होगी। तो यही है पेंशन। इस फलसफे को ही पेंशन कहते हैं, इस फिलॉसफी को ही पेंशन कहते हैं। और पेंशन क्यों चाहिए, दूसरा सवाल ये हो जाता है। तो भैया, जब हम असमर्थ हो गए, जब हम समर्थ थे तो हमारे पास सैलरी थी, जब हम असमर्थ हो गए तो हमें पेंशन पे बात कर ली कि पेंशन क्या है और पेंशन क्यों चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत में अलग अलग तरह की पेंशनों की, क्योंकि अलग अलग हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, सेना है, उसके लिए अलग पेंशन का प्रावधान है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग पेंशन का प्रावधान है, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या सरकार से जुड़े हुए अर्ध सरकारी क्षेत्रों में जो है उनके लिए भी एक अलग तरह की पेंशन है। और एक और पेंशन है, वन रैंक वन पेंशन, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेंशन के प्रकार। पेंशन दो तरह की होती हैं, एक तो होती है डिफाइंड बेनिफिट और एक पेंशन होती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड बेनिफिट वाली पेंशन पर ही हम सबको जोर देना है, जिसको हम पुरानी पेंशन योजना कहते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है पेंशन कि आप कंट्रीब्यूशन करोगे, आप पैसा जमा करोगे, आपका एम्प्लॉयर पैसा जमा करेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जब आपसे काम ले रही है, आपकी पूरी जिंदगी आपका इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी है और कानूनी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए कि वो पेंशन दे। इसी को कहते हैं हम डिफाइंड बेनिफिट, यानी पूरा बेनिफिट डिफाइंड है। इसके अंदर जो मोस्टली जो व्यवस्था है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम आती है। दूसरी है हमारी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसमें आप कुछ जमा करोगे, आपका एम्प्लॉयर जमा करेगा, एम्प्लॉयर सरकार भी हो सकती है, यानी कंट्रीब्यूशन आपका जमा होगा। ये दूसरी कैटेगरी की पेंशन स्कीम है। ये पेंशन स्कीम सबसे पहले EPS 95 के नाम पर 1995 में आई, जिसे कांग्रेस सरकार के द्वारा 95 में लाया गया। उसके बाद ये
जो पेंशन स्कीम है, इस पेंशन स्कीम को पूरे देश में ऐसे लोगों को लागू कर दिया गया जो सीधे सीधे सरकार से जुड़े हुए नहीं थे। ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी। इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसे हम EPFO कहते हैं। दूसरी तरह की जो पेंशन, दूसरी जो बात हुई तो ये पेंशन स्कीम लाई गई। एक और पेंशन की हम बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। क्योंकि OPS सरकार की जिम्मेवारी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार की जिम्मेवारी थी, तो सरकार उसका पालन करती। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए सरकार एक नई योजना लाती है जिसको बोलती है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी EPS से सीख के लाए थे ये, क्योंकि EPS में भी कंट्रीब्यूशन था, तो इस नेशनल पेंशन स्कीम भी कंट्रीब्यूटरी इसको रखा गया कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा, सरकार का भी रहेगा और एम्प्लॉय का भी रहेगा। और ये ऐसी पेंशन स्कीम थी जिसे चाहे तो लोग ले सकते थे, चाहे तो नहीं ले सकते थे। अब EPS 95 के बारे में बोले तो EPS 95 वाली मैंडेटरी थी, वो लेनी ही लेनी थी सबको, क्योंकि वहां पैसा एम्प्लॉयर दे रहा था और सरकार की उस पैसे पर नजर थी, इसलिए वो तो लेनी ही लेनी थी। और ये जो ये NPS जो स्कीम थी, ये इन्होंने वॉलंटरी इसलिए कर दी कि इसमें सरकार को भी पैसा देना था। तो जहां सरकार की जेब से जाता है, सरकार ने कहा मत लो, तुम्हारी मर्जी है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन फिर भी लोग लेंगे क्योंकि सरकार भी बहुत बड़ा हिस्सा, 14% से कुछ ज्यादा जो था सैलरी का, उसमें सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। तो कहने का मतलब है दोनों ही स्कीमें कंट्रीब्यूटरी थी और दोनों के अंदर अब एम्प्लॉय बाध्य हो गया था कि वो इस व्यवस्था में आए। और इस व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ? EPS 95 एक बहुत बड़ा धोखा था, जो अब तक लोगों को समझ में आ रहा है कि 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती है। और NPS के जब रिजल्ट आने लगे तो वो भी एक धोखा ही हो गया। वो धोखा कैसा हो गया कि लोगों को पता लग गया कि कितनी कम पेंशन आ रही है, तो लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन की डिमांड कर दी। NPS और EPS 95 के नाम पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, आपका पैसा हम बढ़ा के देंगे। भैया, पेंशन बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए नहीं होती है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए होती है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराना था तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वो करते हैं जो हमारी जरूरतों से ज्यादा पैसा होता है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ? उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो जुआ हो गया। लेकिन अगर मैं अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाह रहा हूं तो मैं उस योजना का पैसा शेयर मार्केट में तो कदापि लगाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। और बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, कब शेयर मार्केट को नीचे कर देते हैं, कब ऊपर कर देते हैं। तो मोटी बात ये थी कि ये जितनी भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम थी, ये आपको पेंशन के नाम पर धोखा दे रही है। असली पेंशन स्कीम तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, OPS, जिसमें सचमुच आपका भविष्य सुरक्षित होता है। बाकी जितनी भी पेंशन स्कीम है, जिनको हम कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है, पेंशन का प्लान नहीं है। वो तो आप जाके FD करा दो, वो तो जाके आप सोना खरीद लो, वो तो आप जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, वो तो आप जाके दुकान खरीद लो, वो तो आप जाके मकान खरीद लो, सब में रिटर्न आएगा। तो पेंशन के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराया गया लोगों से, और मजे की बात तो ये, उस इन्वेस्टमेंट को भी खा लिया गया। EPFO ने तो पूरी तरीके से उस इन्वेस्टमेंट में कहां कितना पैसा आया कुछ किया ही नहीं, समझ नहीं आता है। तो हमने बहुत सारी बात की, लेकिन हमने एक और बात की, OROP की हम बात करेंगे। हमने देखो OPS की बात कर ली, NPS की बात कर ली, हमने EPS 95 की बात कर ली, 3 तरह की पेंशन की बात कर ली। एक नई पेंशन आई है UPS। ये क्या है कि जो सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की, क्योंकि NPS उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ धोखा हो गया है, तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और UPS लाई। लेकिन UPS भी पूरी तरीके से वही कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, उसके अंदर भी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बेनिफिट नहीं है और वैसी सुरक्षित
भविष्य नहीं है, इसलिए कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। अब मैं सेना के मुद्दे पे चला जाता हूं। सेना ने OROP की बात की, 1 रैंक 1 पेंशन क्यों कहा गया? एक कर्नल से रिटायर होता है व्यक्ति, वो 1990 में रिटायर हुआ और एक कर्नल से रिटायर हुआ 2005 के अंदर। तो दोनों की सर्विस में जो सैलरी पे से पेंशन बनती है, जब 90 में रिटायर होगा उसकी सैलरी कम होगी, उसकी पेंशन कम होगी, और जो 2005 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन ज्यादा होगी क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है, क्योंकि सैलरी के बेस पर पेंशन बनती है। तो मोटी बात यह है कि जो ये विसंगति थी कि किसी को तो दोनों ही एक रैंक के आदमी हैं, दोनों ही बराबर है, दोनों के खर्चे भी बराबर हैं, जिंदगी जीने के लिए जितना पैसा चाहिए दोनों के बराबर है, फिर ये विसंगति कैसी कि एक को बहुत कम पेंशन और एक को आज के हिसाब से पेंशन? तो इस विसंगति को दूर करने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाई गई सरकार कि भाई सबको बराबर पेंशन मिले, ऐसा ना हो किसी को कम मिले और किसी को ज्यादा मिले, और कोई जो पुराना है वो बहुत परेशान हो, क्योंकि उसके जितना पुराना व्यक्ति होता है उसको तो ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें 1 रैंक 1 पेंशन की मदद से जो विसंगति थी उसको दूर किया गया। तो ये OROP की बात है। OROP में भी लगातार बार बार फंड देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि पेंशन का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कर रहे हैं। एक मैं बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी लगातार परेशान है पेंशन के लिए, क्योंकि उनको भी असॉर्ड पेंशन नहीं है, उनको भी NPS के अंदर या किसी और व्यवस्था के अंदर ढकेल दिया गया है, उनके भी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, वो भी अपनी पूरी जिंदगी सेवा करेंगे लेकिन लास्ट में उनको भी 2000, 3000, 4000 की पेंशन मिलेगी। तो वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ देख रहे हैं कि हमें क्यों ना ओल्ड पेंशन स्कीम हो, जिसमें जो लास्ट के 12 महीनों की सैलरी का कम से कम 50% असॉर्ड होता था, उसके साथ DA होता था। तो इसका मतलब ये था कि उनको एक अच्छा जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी ना जिए तो कम से कम जिंदा रहने के लिए एक पेंशन सहारा होती थी, जो छीन लिया गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन लिया गया, हमारे सरकारी कर्मचारियों से छीन लिया गया, और हमारे प्राइवेट सेक्टर से ये सहारा छीन लिया गया, जो पेंशन उनके बुढ़ापे की लाठी है। इसको कानून बना के छीना गया। 2004 के अंदर NPS लागू होती है और NPS की वजह से OPS को डाइल्यूट कर दिया गया एक तरीके से, लेकिन OPS ही सच्ची पेंशन थी जिसको खत्म किया गया। इस देश के अंदर जब हम कहते हैं कि एक देश एक कानून, एक विधान एक संविधान हम नारा लेते हैं, एक देश एक झंडे का जब हम नारा देते हैं, तो एक देश एक पेंशन का नारा क्यों नहीं? किसी को कुछ पेंशन मिलती है, नेताओं को मिलती है OPS, अभी जितने MP हैं इनको OPS ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS दी जा रही है, प्राइवेट कर्मचारियों को EPS 95 दी जा रही है, और आपके सेना को, हमारे को OROP और अन्य स्कीमों में पेंशन दी जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विसंगतियां क्यों हैं, और ये विसंगतियां क्या आपस में लड़ाने के लिए है कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, क्योंकि एक देश एक कानून है तो एक देश एक पेंशन भी होनी चाहिए। आज के वीडियो का मंतव्य भी यही है कि एक देश एक पेंशन होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, हम बात करेंगे कि इतना सारा हमने किया, रिटायरमेंट की उम्र क्या हो। बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई रिटायरमेंट की उम्र क्या हो। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि सरकार कहती है कि पेंशन का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ तो पेंशन में ही चला जाता है, सरकार कह रही है। तो भैया, आपकी गलतियों की वजह से पेंशन में इतना पैसा जा रहा है। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी गलतियों को सुधारें और पेंशन भी पूरी सबको मिले। वो तरीका क्या है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, देश चला सकते हैं, लेकिन कोई कर्मचारी 60 साल का होके अपना काम नहीं कर सकता। ये क्या नियम है? 75 साल का नेता होकर पूरे देश को संभाल सकता है और 60 साल का व्यक्ति, उसके बाद उसको नालायक करके उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसको कह दिया जाता है कि आप अब 60 साल, नालायक का मतलब मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप काबिल नहीं हो, आप नौकरी करने के काबिल नहीं हो। वो कितना फिट है ये इसकी कोई जांच नहीं की जाती, उसका शरीर कितना सशक्त है, क्या वो उसका अनुभव कितना अच्छा है, इसकी कोई जांच नहीं की जाती, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता। क्यों?
क्या 60 साल पे एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठना बंद कर देता है? क्या 60 साल पे एक व्यापारी अपना व्यापार बंद कर देता है? क्या 60 साल पे अपना काम करने वाला कोई आदमी बंद कर देता? कोई नहीं करता। सिर्फ इन कर्मचारियों को नकारा कर दिया जाता है, इनको पंगु कर दिया जाता है और पेंशन के सहारे छोड़ दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्या कारण है? कौन सा नियम है जो एक दिन पहले 60 साल से एक दिन कम होगा तो उसको पूरा तरह से नौकरी मिल रही है और एक दिन बाद ही वो एकदम खराब हो जाता है? ऐसा क्या होता है 60 साल के अंदर? इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग काम करने के काबिल हैं तब तक उनसे काम कराया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या हमारे डॉक्टर 60 साल के बाद बेकार हो जाते हैं? अरे उनका तो अनुभव बढ़ जाता है, उनका तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उनकी तो स्किल बढ़ जाती है। क्या हमारा इंजीनियर 60 साल के बाद बेकार हो जाता है? नहीं, उसका तो दिमाग, और मुझे लगता है अगर उसका सेहत सही है तो उसका दिमाग और मजबूत हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देश में अजीत डोभाल का नाम तो सबने सुना होगा। हमारे एनएसए है अजीत डोभाल, उनका कार्यकाल 60 साल के तो पूरे हो गए, लेकिन उनको बार बार आगे इस्तेमाल में लिया जा रहा है क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें देश चलाना आता है, वो देश के लिए असेट्स हैं। तो बुढ़ा आदमी देश के लिए बोझ नहीं होता, देश के लिए असेट्स होता है। जब अजीत डोभाल को रखा जा सकता है, जब पीके मिश्रा को रखा जा सकता है एक्सटेंशन दे देकर, तो और जब जो लोग पार्टियों में होते हैं जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है, उन्हें कहीं का सचिव बना दिया जाता है, बड़े बड़े पदों पर भेज दिया जाता है, जज होते हैं उन्हें कमेटियों में बिठा दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो ये सब लोग इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये लोग काम के काबिल हैं, ये नकारा नहीं है, ये बेकार नहीं है। तो फिर इनको नौकरी से क्यों निकाला गया, या नौकरी 60 साल की एज तक क्यों कर दी गई? इसका मतलब है कि आप अगर नौकरी से निकालेंगे तो उसको पेंशन देनी पड़ेगी। अगर यही एज 70 साल होती, यही एज 75 साल होती तो आपको पेंशन कब देनी पड़ती? 75 साल के बाद। तो पेंशन का खर्चा अपने आप ही कम हो जाता। कहने का मतलब ये है कि आप 60 साल में निकालकर अपने लिए एक खर्चा बढ़ा रहे हो, क्योंकि आदमी सही है, आदमी काबिल है, आदमी काम करने योग्य है, लेकिन आप उसको जल्दी निकालकर, उसको जल्दी रिटायर कर कर अपना नुकसान कर रहे हो। अब हम बात करते हैं दूसरी सेना के अंदर। एक जवान को आप, मैं फौज की बात कर रहा हूं, मैं पैरामिलिट्री की बात नहीं कर रहा, 35 साल पर निकाल देते हैं। क्या होता है? अगर उसकी कुछ थोड़ा उसकी कहते हैं उसको प्रमोशन मिल गया तो थोड़ा और आगे काम कर लेगा, लेकिन लगभग 40 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सकता है। उसके बाद आप उसको पेंशन देते हैं, यानी आप उसको भी निकाल के फेंक देते हैं। आप 35 साल 40 साल तक उससे काम कराते हैं, उसको सैलरी देते हैं, और उसके बाद उसको अगर 100 साल जीता है तो 65 साल तक उसको पेंशन देते हैं। क्यों भाई, क्यों? मैं उसकी पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर फौज से निकालिए तो उसे पैरामिलिट्री में जगह दे दीजिए, तुरंत ही दिल्ली उसको पुलिस में जगह दे दीजिए, उसकी नौकरी को खतरे में मत डालिए, उसको 60 साल तक काम कराइए, उसको पेंशन मत दीजिए, क्योंकि उसको आप पेंशन दे रहे हैं, काम तो कुछ ले नहीं रहे, और 35 साल के बाद एक जवान को आप पेंशन दे रहे हैं। इससे अच्छा था उसको तनख्वाह देते तो जवान भी खुश रहता। और तनख्वाह कैसे? सरकारी, सीआरपीएफ में लीजिए उसको, आरएएफ में लीजिए उसको, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लीजिए उसको, सीआईएसएफ में लीजिए उसको, दिल्ली पुलिस में लीजिए उसको। श्योर शॉर्ट गारंटी होनी चाहिए उसकी नौकरी की कि आर्मी से निकला, और जो आर्मी से निकला है उसको इतनी नॉलेज होगी, उसको इतना उसको, उससे लोकल गुंडा उसके सामने खड़ा हो जाएगा। वो जो आर्मी की ट्रेनिंग करके आया है वो देश में क्या, वो पुलिस में क्या, पैरामिलिट्री में काम करने के काबिल नहीं है? वो है काम करने के काबिल। लेकिन आप क्या करोगे? 35 साल में 40 साल में उसको छोड़ दोगे और पेंशन दे दोगे उसको। तो पेंशन इसलिए बढ़ती है बोझ हमारे ऊपर, हम उससे लगातार काम कराते रहे, उसको एडजस्ट करते रहे, 60 साल तक काम कराएं, और 60 साल के बाद भी हम काम करा सकते हैं उसको ऐसी जगह पर। मिलिट्री के लोग भी जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं 60 साल के, उनको इतना अनुभव होता है, वो पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, वो ट्रेनिंग में जा सकते हैं, वो बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं। तो कहीं भी बंद नहीं हो सकता ये रास्ता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार पेंशन की व्यवस्था बनाकर आप खुद ही ऐसे लोगों को पेंशन दे रहे हैं जिनको पेंशन की जरूरत नहीं है, जिनको नौकरी की जरूरत है उनको आप पेंशन दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं पेंशन का बोझ है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे सेना का जवान अगर सेना से निकलता है तो सीधा सीधा उसका 100% प्लेसमेंट होना चाहिए, राज्य सरकारों का कुछ हिस्सा होना चाहिए, कुछ केंद्र सरकार का हिस्सा होना चाहिए, उसमें उसको नौकरी मिल जाए तो 60 साल तक उसको भी पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। ये पेंशन का सारा खर्चा बचेगा और आदमी आपको मिलेगा तनख्वाह वाला। तो हम ये बात कर रहे थे।
तो पेंशन आपदा नहीं रहेगी, पेंशन एक जिम्मेदारी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नई नौकरी की। तो भाई कह रहे हैं कि नई नौकरी, नई सृजन होगा, इससे नई नौकरी का सृजन होता रहेगा, लेकिन नई नौकरी का सृजन करने के लिए आपको नए तरीके खोजने पड़ेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है कि पुराने को निकाल दो और एक को रख लो। इसको धक्का, इसके पेट से रोटी छीनकर दूसरे को रोटी देना नई नौकरी देना नहीं है। नई नौकरी देने का मतलब है नए तरीके बनाओ नौकरी देने के लिए। किसी को निकाल कर किसी को रख लेना ये देना नहीं है, इसकी टोपी उसके सर कर देना है। 60 साल के अंदर एक आदमी को निकाल दो और फिर नए आदमी को भर्ती कर लो, तो ये कोई नौकरी देना नहीं हुआ। नए लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। मैं बात करूंगा अग्निवीर की। अग्निवीर क्या था? अग्निवीर इसीलिए बनाया गया कि भैया ये पेंशन देना नहीं चाहते थे। एक जवान को 35 साल के बाद जो पेंशन का जो बर्डन आएगा, जो और सारे खर्चे आएंगे, क्योंकि 100 साल तक एक हम तो चाहते हैं हमारे जवान जो हैं, जो फिटनेस रखते हैं, वो 100 साल तक जिए। तो 100 साल तक सरकार पेंशन देगी क्या उनको? अरे भाई उनसे काम कराओ, उनको सैलरी दो। जब तक सरकार पेंशन से ज्यादा सैलरी पर फोकस नहीं करेगी तब तक पेंशन के खर्चे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को पेंशन दे रही है जिनको पेंशन देनी नहीं चाहिए। कोई लाडला भैया आ जाता है, कोई लाडली बहन आ जाती है, कोई सरकार कोई स्कीम ले आती है, पैसा ऐसे बांट रहे हैं जिन्होंने मांगा नहीं है उनको कोई महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। अरे भाई जरूरतमंद के लिए पेंशन होती है, उस व्यक्ति के लिए पेंशन होती है जो असमर्थ है काम करने के लिए, जो काम करने में समर्थ है, उसको किस लिए पेंशन दे रहे हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। अच्छा मैं बात करूंगा कि कांग्रेस तो लाई थी ईपीएस 95। तो पहले तो पेंशन था एक बर्डन, सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी थी। तो सरकार ने उस जिम्मेदारी को कैसे बदला और ईपीएस 95 लाई। ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूशन ले लिया एम्प्लॉयर से, पैसा ले लिया एम्प्लॉयर से, थोड़ा सा हिस्सा खुद का डाला और उस फंड पे बैठ गई। 25 लाख करोड़ का लगभग ईपीएफओ के पास फंड है, उस पर सरकार बैठ गई। और कहने का मतलब है एक तरफ पेंशन तो दी नहीं और पेंशन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पर भी ये अजगर की तरह फन मारकर बैठ गए। यही काम ये एनपीएस के साथ कर रहे हैं, यही काम ये अन्य पेंशन फंड के साथ कर रहे हैं। तो पेंशन फंड के साथ सरकारों को एक आइडिया मिल गया है कि यार इसमें भी कमाई हो सकती है। जो पेंशन सरकार की जिम्मेवारी थी, जो पेंशन सरकार की जरूरत थी, जो पेंशन लोगों की जरूरत थी, उसको सरकार ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया। ईपीएस इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से ईपीएफओ मालामाल हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों का जो जिम्मेवारी थी उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। सरकार जैसे ये वही हो गया कि माँ बाप आपकी जिम्मेवारी आती है बुढ़ापे में कि माँ बाप की सेवा करें, और आप क्या करो, उनका मकान बेचकर अपने लिए कहीं दिल्ली में फ्लैट ले लो और उनको गली में खड़ा कर दो। ये कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है, उनका माल खा गई और उनको सड़क पे खड़ा कर रही है। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। एक परिवार में भी हम अपने माँ बाप की, जब हमारे माँ बाप होते हैं तो हम उनको बुढ़ापे में जब वो असमर्थ हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी उठाते हैं, ना कि उनकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो ये कहां से सरकारें ये गुण ला रही हैं? सरकारें ये सोच कौन सा आईएएस बैठा हुआ है, कौन सा ये लॉबी बैठी हुई है जो बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों का हक अधिकार छीन रही है? क्या इसमें बिल्कुल भी मानवता नहीं है? क्या कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है जो पेंशनर के साथ हम लोग कर रहे हैं? सरकार के माँ बाप हैं वो जो पेंशनर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है। तो ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शेयर मार्केट का सपना दिखा देते हैं बुढ़ापे में कि भाई तुम्हारी पेंशन का पैसा, एक तो तुमसे कंट्रीब्यूशन ले लिया और तुम्हारी पेंशन का पैसा हम उस फंड में जमा कर देंगे, तो उससे बहुत बड़ी वो आएगी, आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा। अरे भाई मुनाफा नहीं चाहिए, बुढ़ापे में गारंटी चाहिए कि हमें पैसा मिलता रहे। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मजबूत बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते कि उससे वो ब्याज वसूलेंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरी देखभाल कर ले, उससे ये नहीं चाहते कि मुझे रिटर्न देगा। उसको एक बिजनेस प्लान की तरह अपने बच्चे को नहीं पालते हैं, सिर्फ इतना उससे उम्मीद रखते हैं कि भाई बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। तू खा पी, सरकार को जो पैसा कंट्रीब्यूशन में मिल रहा है खाए पिए ऐश करे, कुछ भी करे, बुढ़ापे में पेंशनर की लाठी बने। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात सरकार को समझ में आनी चाहिए।
पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जिस तरीके से परिवार एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। समाधान क्या? बहुत देर बात हो गई, समाधान क्या? बीच में मैंने वीडियो के अंदर भी समाधान बताया, लेकिन मैं फिर से बताता हूं समाधान क्या है। समाधान यही है कि सरकार गैर जरूरी पेंशन्स को खत्म करे, गैर जरूरी पेंशन्स को खत्म करके उनको सैलरी में तब्दील करे। सरकार पेंशनर की जो उम्र है, समय सीमा है पेंशन लेने की या नौकरी की समय सीमा, उसको बढ़ाए। जब मोदी जी 75 साल पर काबिल हैं, तो हमारा कर्मचारी भी 60, 65, 70 साल तक उसकी डॉक्टरी जांच कराओ। अब वो काबिल है, अजीत डोभाल अगर काबिल है, तो ये सारे कर्मचारी काबिल हैं। ये जब तक काम करना चाहें करें, अपनी मर्जी से छोड़ दें बात अलग है, VRS ले लें बात अलग है, लेकिन अगर वो काम करने के लिए राजी हैं, फिट हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का सरकार को उपयोग करना चाहिए और पेंशन की जगह उनको तनख्वाह देनी चाहिए, तो पेंशन का खर्चा बचेगा। और क्या है, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या करें। देखो, नौकरी सबसे निम्न दर्जे का काम होता है। मैं बार बार कहता हूं, नौकरी और चाकरी गर्ज पड़ी तो करी। हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। सबसे खराब काम दुनिया में कोई होता है तो नौकरी है। मैं साफ कहता हूं जो मैं सोचता हूं। अपना काम करो, जब अपना काम करोगे तो चाहे कम खाओगे, दूसरों के महल से अच्छा अपनी झोपड़ी। तो अपना काम करोगे तो किसी के आगे भीख तो नहीं मांगोगे पेंशन के लिए। अपना काम करोगे, अपना पैसा जोड़ोगे, पैसे पे कंट्रोल तुम्हारा रहेगा। तुमने कंट्रीब्यूशन दिया सरकार को, सरकार बैठ गई अजगर की तरह, जैसे EPO बैठ गया है, तो बाद में तो तुम्हारे साथ चीटिंग हो जाएगी। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, तो नौकरी जैसी व्यवस्थाओं से दूर जितना हो सके रहे। अब मजबूरी है तो करनी है भाई, इतना पैसा नहीं है बिजनेस के लिए और नहीं है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो नौकरी से कन्नी काट लें, क्योंकि नौकरी कोई उत्तम चीज नहीं है। ना तो आपका उसमें चरित्र का ही सदुपयोग हो पाता है, ना ही आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। कोई कितना भी कहे नौकरी, पैसा कितना भी मिल जाए, लेकिन नौकरी यानी नौकरी तो सेल्फ आम लोगों को करना चाहिए, ये करे। लेकिन सबसे अंत में मैं EPS की बात करता हूँ, EPS 95 की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे कि मनोज कितनी बड़ी कथा करता है। लेकिन मैं नीतिगत चेंज की बात कर रहा हूँ, मैं देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ एक देश एक पेंशन, एक देश एक पेंशन। इतनी भांति भांति की पेंशन की जरूरत नहीं है, एक जैसा सबको दो, एक जैसा दो, पेंशन एक जैसा दो, सबको एक नजर से देखो। किसी को 250 रुपए और किसी को 2.5 लाख रुपए, अफसर को कुछ, जवान को कुछ, ये भी ठीक नहीं है। नेताओं को OPS और कर्मचारियों को NPS या UPS, ये भी ठीक नहीं है। EPS 95 किसी को और किसी को OPS, ये भी ठीक नहीं है। सबको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। मैं आज कह रहा हूं, चाहे वो EPS 95 पेंशनर हो, चाहे वो हमारे फौजी हो, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री के लोग हो, सबको OPS मिलनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर इस देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेता वही ले रहे हैं। और हमारी पैरामिलिट्री ने तो पहले भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। तो EPS 95 वालों के लिए क्या करें, तो EPS 95 वाले भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें। फॉर्मूले की बात करें तो लोगों ने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम जब मिलेगी तो उसमें क्या होता है, 50% सैलरी का, 12 महीने की सैलरी का एवरेज निकाल के 50% और DA इतना तो मिलता ही मिलता है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई तो कम से कम सबकी पेंशन इतनी हो जाएगी कि जैसे सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले खुश रह रहे हैं, वैसे EPS 95 वाले भी खुश रहेंगे। तो मैं आज सब EPS 95 वालों से कहना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर कुछ नहीं है। आपको भी उसी की डिमांड करनी चाहिए, जिसकी पैरामिलिट्री को भी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करनी चाहिए। सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के नीचे आ जाना चाहिए। अब इतनी बात मैंने की ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि भाई EPFO को स्क्रैप कर देना चाहिए। EPFO को स्क्रैप कर देना चाहिए और सरकार को उसका अधिग्रहण कर लेना चाहिए। सरकार को उसका अधिग्रहण करके उसका पैसा अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, क्योंकि उस पर बंदरबाट हो रहा है, उसका पता ही नहीं है कि कहाँ खर्चा कर रहा है। तो EPFO का पैसा सरकार ले ले और सरकार सबको ओल्ड पेंशन स्कीम दे, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स लगा सकती है एक्स्ट्रा। भाई
उसको लगता है कि पेंशन में ज़्यादा पैसा जा रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉयर से जो EPS 95 वाले हैं उनके एम्प्लॉयर पे कुछ और कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती है, थोड़ा सा उनके हिस्से में डाल सकती है। लेकिन सबको सुरक्षित भविष्य की गारंटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कम से कम मिनिमम पेंशन जब तक ये OPS लागू नहीं होता है सभी के लिए, कम से कम EPS 95 की बात कर रहा हूं, मिनिमम पेंशन कम से कम 10,000 हो जानी चाहिए, 10,000 हो जानी चाहिए। मैं आज EPS 95 के लिए कह रहा हूं कि मिनिमम पेंशन 10,000 हो जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मिनिमम पेंशन 10,000 हो जानी चाहिए और जो नए रिटायर हो जाएं उनको कम से कम मिलनी चाहिए, जो पेंशन मिलनी चाहिए वो OPS के तरीके से मिलनी चाहिए, OPS के फॉर्मूले से मिलनी चाहिए। उनको जो मिलनी चाहिए वो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन मिलनी चाहिए, ना कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ले सरकार, कंट्रीब्यूशन की जगह टैक्स लगा दे, या कंट्रीब्यूशन भी ले तो एम्प्लॉयर से ले, खुद दे, उससे एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे डिफाइंड पेंशन मिलनी चाहिए और ये सबको मिलनी चाहिए। ये पैरामिलिट्री को मिलनी चाहिए, ये सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए, ये प्राइवेट कर्मचारी को मिलनी चाहिए। OPS इज द बेस्ट, वन नेशन वन पेंशन। इसी संदेश के साथ मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।